वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑडियो FM 143। अभिमन्यु ने जैसे ही धरा का कॉल पिक किया रावी के होश उड़ गए। वो हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी जो फोन पर बोला, हेलो। सामने से धरा की आवाज आई, हेलो कौन? आप कौन बोल रहे हैं? मैंने अपनी डॉटर रावी को कॉल किया है, आप कौन? इधर से अब अभिमन्यु बोला, एक्चुअली मिसेज रावत मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ, अभिमन्यु खुराना। शायद आपको याद हो, मैं आपसे मिल भी चुका हूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि धरा जल्दी से बोली, हाँ मैंने आपको पहचान लिया मिस्टर खुराना, लेकिन रावी का फोन आपके पास। वो भी आपके साथ है क्या? अभिमन्यु रावी की तरफ देख रहा था जो मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फोन स्पीकर पर नहीं था इसलिए वो धरा की बात भी नहीं सुन सकती थी। वही अभिमन्यु अब मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल। धरा एक बार फिर से बोली, तो फिर वो घर कब आएगी? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए जवाब देने लगा, बस अभी 10 मिनट में। धरा तुरंत बोली, ठीक है मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही अभिमन्यु यूं ही फोन पर बोला, मैं सोच रहा था कि 10 मिनट में मैं उसे रावत मेंशन पहुंचा दूंगा, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है। अब मैं उसे लेकर फार्म हाउस जा रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा उसके साथ सेक्स करने का मन कर रहा है। उसकी बात सुनकर रावी लगभग से बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। उसने तुरंत अभिमन्यु के हाथों से फोन खींच लिया और जल्दी से बोली, नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज आप मिस्टर डेविल खुराना की बातों को सीरियस मत लीजिएगा। ये एक नंबर के लीचर आदमी है, लीचर कुछ भी बोलते हैं। सेक्स तो दूर की बात, अब तो मैं उन्हें एक किस तक नहीं करूंगी। आप सुन रही हैं ना मॉम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये बोल रहे हैं। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई थी। उसने अब फोन की स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर कॉल चल ही नहीं रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली और फोन अभिमन्यु की तरफ फेंक कर मारा। अभिमन्यु दर्द से चिल्लाया। फोन सीधा उसकी गोद में आकर लगा था और वो भी उसके हिट पॉइंट पर, तो रावी ने भी तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। वो जल्दी से फोन हटाकर उसके हिट पॉइंट को सहलाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर डेविल खुराना, पता नहीं कैसे मैंने गलती से ये फोन यहाँ पर फेंक दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपको पेन तो नहीं हो रहा ना? मैंने सुना है ये वाला बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा डेलिकेट और सॉफ्ट होता है, अगर यहाँ पर गलती से चोट लग जाए तो। अभी वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली और हल्की हल्की आहें भरने लगा, तो रावी ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ मारा और बोली, पागल कहीं के। यहाँ पर मैं इतना डर गई थी और आपको मजाक सूझ रहा है? आप क्यों मेरी जान निकालने पर तुले रहते हैं मिस्टर डेविल खुराना? आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता क्या? अभिमन्यु बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, तरस तो नहीं लेकिन प्यार बहुत आता है, अगर कहूँ तो गाड़ी साइड में लगाऊं क्या? रावी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अभिमन्यु ने अब तुरंत उसके घुटने पर अपना हाथ रखा। रावी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और अब धीरे धीरे अभिमन्यु अपना हाथ उसके पैर की तरफ लेकर आया और फिर उसके पैरों को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे रावी के दोनों पैर अब अभिमन्यु की गोद में थे और अभिमन्यु उसके पैरों को हल्का हल्का सहला रहा था। रावी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो भी इंटेंस नजरों से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन, ध्रुवांश रावत मेंशन में वापस आ चुका था और आते ही वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और फिर अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी। उसे अब जल्दी से रेडी होना था क्योंकि उसके पास बहुत कम वक्त था। उसने अपनी पेंट भी उतार कर साइड में रखी और फिर सीधा वॉशरूम में आ गया। इस वक्त वो सिर्फ अपने बॉक्सेस में था और जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला उसे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अंदर की तरफ आया और शॉवर के नीचे आकर खड़ा हो गया। अभी वो पूरी तरह से भीगा भी नहीं था कि उसे अचानक ही किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर पीछे दरवाजे की तरफ देखा जहां पर मिश्री खड़ी थी और उसने सिर्फ अपना ब्लाउज पहना हुआ था। अभी वो नीचे लहंगा पहनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र ध्रुवांश पर गई और उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। वही ध्रुवांश भी अब गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपने कदम तुरंत उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन वो उस तक पहुंचता उससे पहले ही मिश्री ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखें बंद होने लगी और देखते ही देखते वो बेहोश होकर नीचे गिरने को हुई। ध्रुवांश ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसके खुद के अब होश उड़े हुए थे। उसने जल्दी से मिश्री के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, ओ हेलो, ये क्या बदतमीजी है? एक तो बिना परमिशन के मेरे वॉशरूम में घुस आए और अब बेहोश होने का ड्रामा कर रही हो। अपनी आंखें खोलो वरना मैं तुम्हारी आंखें सीधा बाहर की तरफ निकाल दूंगा। ये बोलते हुए अभी भी वो उसका चेहरा थपथपा रहा था, लेकिन मिश्री अपनी आंखें खोल ही नहीं रही थी।
अचानक ही ध्रुवांश को अपना हाथ उसके थाई पार्ट पर महसूस हुआ। उसने उसे संभालते हुए अपना हाथ उसके थाई पार्ट पर रख दिया था और अब उसकी नज़रें नीचे की तरफ गई तो उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। मिश्री के इनरवियर देखते हुए उसे अपने बदन में कुछ हलचल सी महसूस होने लगी थी और ऊपर से उसका खुद का बदन पूरी तरह से गिला था। उसने तुरंत एक टॉवल खींचा और उसे मिश्री की कमर पर रैप करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। मिश्री की आंखें अभी भी बंद थी और अब ध्रुवांश उसे बाहर बेड पर लेकर आया। उसने उसे बेड पर लेटाया और फिर तुरंत साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और उसमें से पानी लेकर उसके चेहरे पर छिड़कने लगा। पानी की बूंद को अपने चेहरे पर गिरता हुआ महसूस कर मिश्री ने अपनी आंखों को खोला, लेकिन आंखें खोलते ही जब उसकी नज़र एक बार फिर से ध्रुवांश पर गई तो उसे दोबारा अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। वही ध्रुवांश गुस्से से बोला, खबरदार अगर दोबारा बेहोश होने की कोशिश भी की तो एक मुंह पर लगाऊंगा मैं तुम्हारे। रूम में आए, ऊपर से मेरा वॉशरूम यूज किया और अब मुझे ही परेशान कर रही हो। चुपचाप निकलो यहाँ से वरना। उसकी बातें सुनते हुए मिश्री की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। ध्रुवांश गुस्से से बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने तुमसे क्या कहा? उठो यहाँ से और बाहर दफा हो जाओ वरना मैं धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। मिश्री ने अब अपने पैरों को बिस्तर से नीचे रखा और फिर किसी तरह खड़ी हुई। उसे अपनी बॉडी में एकदम से वीकनेस थी फील होने लगी थी और अभी भी उसकी आंखें सब कुछ क्लियरली नहीं देख पा रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र ध्रुवांश की कमर की तरफ गई और फिर अगले ही पल उसे वो पल याद आने लगे जब जब उसने ध्रुवांश को किसी लड़की के साथ देखा था, कभी गाड़ी में तो कभी लाइब्रेरी में। वो एकदम चिल्लाते हुए बोली, छी। ध्रुवांश जो मिश्री की नज़रों को अपनी कमर के नीचे महसूस कर रहा था वो दांत पीसते हुए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय छी? छी तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने ये तुम्हें टेस्ट करने को बोल दिया हो। जैसे ही उसने ये बात कही मिश्री ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। उसे वॉमिट जैसा फील होने लगा था। अभी तक तो उसे चक्कर आ रहे थे लेकिन अब तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर्फ सर नहीं बल्कि वो पूरी ही घूम रही है। उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए ध्रुवांश ने अब उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम ऐसे नहीं जाओगी, मुझे तुम्हें धक्के मारकर ही बाहर निकालना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे दरवाजे की तरफ लेकर जा रहा था। वही मिश्री के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसकी नज़र अब अपनी कमर पर लिपटे हुए टॉवल पर गई। वो भला ऐसे कैसे बाहर जा सकती थी, इसलिए वो अपना हाथ ध्रुवांश से खींचने लगी। ध्रुवांश गुस्से से बोला, ड्रामा मत करो, निकलो यहाँ से। मिश्री तुरंत बोली, आप मुझे ऐसे कैसे रूम से बाहर निकाल रहे हैं? कम से कम इतना तो देख लीजिए कि मैं टॉवल में हूँ। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश की नज़र अब मिश्री के टॉवल पर गई और अगले ही पल उसने उस टॉवल पर अपना हाथ रखा और बोला, ये तो मैं भूल ही गया था, भला तुम जैसे लड़की को मैं अपना टॉवल फ्री में कैसे दे सकता हूँ? निकालो मेरा टॉवल। ये बोलकर जैसे ही वो उस टॉवल को खींचने लगा मिश्री ने तुरंत अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। देखिए मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो आपके साथ होती है। मतलब आप उनके साथ कुछ भी करें, मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत मायने रखती है। उसकी इस बात पर ध्रुवांश का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो कि मेरी कोई इज्जत नहीं? मिश्री ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, मैंने ऐसा कब कहा? ध्रुवांश गुस्से से बोला, तुम बेशक से कुछ भी कहो या ना कहो, आई जस्ट डोंट केयर, तुम बस मेरा टॉवल दो। ये बोलकर उसने एक बार फिर से टॉवल खींचना चाहा तो मिश्री ने तुरंत उसे धक्का दे दिया। ध्रुवांश उसके इस धक्के के लिए तैयार नहीं था। वो हल्का सा पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। वहीं मिश्री अब वॉशरूम की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी ध्रुवांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे रोकना चाहा पर तभी मिश्री का पैर एकदम से लड़खड़ा गया और वो सीधा जमीन पर गिरी। उसे पकड़ने के चक्कर में ध्रुवांश भी उसके ऊपर गिरा और फिर मिश्री की जोर से चीख निकल गई। ध्रुवांश ने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखा ताकि उसकी चीख को दबा सके। अब तक तो धरा उसके बाहर वाले कांड को लेकर परेशान रहती थी। अगर उसे पता चला कि वो अपने ही रूम में कोई कांड कर रहा है और वो भी दिव्यांश और चेरी की मेहंदी वाले दिन तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। वही मिश्री अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुवांश की तरफ देख रही थी और ध्रुवांश को उसकी गरम गरम सांसें अपने हाथ पर महसूस हो रही थी। रावत मैंशन। ध्रुवांश ने अपने हाथ से मिश्री का मुंह पूरी तरह से दबाया हुआ था। जिस तरह से मिश्री चिल्ला रही थी, अगर धरा को उसका चिल्लाना सुनाई दे देता तो वो तुरंत उसके कमरे में आ जाती और चेरी और निहारिका के हाथ पर मेहंदी बेशक से लगती ना लगती ध्रुवांश का चेहरा धरा पूरी तरह से लाल कर देती। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक तो तुम मेरा टॉवल चुरा कर भाग रही थी और ऊपर से चिल्ला भी रही हो। उसकी बात पर मिश्री कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो बोलती कैसे?
उसके मुंह पर तो ध्रुवांश ने अपना हाथ रखा हुआ था और ऊपर से जोर से दबाया भी हुआ था। मिश्री के तो गाल भी फूलने लगे तो उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी और अब वो उस वक्त को कोस रही थी जब वो ध्रुवांश के कमरे में आई। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी और जब ध्रुवांश ने उसे इस तरह से देखा तो उसने अपना हाथ मिश्री के मुंह से हटा दिया और बोला, खबरदार अगर अब चिल्लाई तो। मिश्री ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। वो धीमे से बोली, मैं चिल्ला नहीं रही थी, मुझे दर्द हो रहा था तो मेरी चीख खुद ब खुद निकल गई। इसमें भला मेरी क्या गलती है? ध्रुवांश गुस्से से बोला, हाँ तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं। ये जो तुम मेरे कमरे में आए हो उसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये जो तुमने मेरा टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखा है और इसे लेकर जो तुम भाग रही थी इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मिश्री उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, वैसे तो आप ध्रुवांश रावत है और मैंने सुना है कि रावत बहुत ज्यादा अमीर है। मुंबई क्या दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में आपके डैड का नाम आता है। पैसों की तो आपके पास कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से आप एक टॉवल के लिए मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ गलत ही सुन रखा है। ध्रुवांश उसे घूरते हुए बोला, तुमने जो सुन रखा है वो बिल्कुल सही सुन रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम जैसी लड़कियों को फ्री में कुछ दूंगा। वैसे तो मैं लड़कियों को बहुत गिफ्ट देता हूँ, लेकिन उन लड़कियों को जो मुझे सेटिस्फाई करती है, जो मेरा दिमाग खराब करे, उन्हें तो मैं सिर्फ गालियाँ देता हूँ। तुम्हें मेरी गालियाँ सुननी है क्या? मिश्री ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया। ध्रुवांश ने अब वापस उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तो फिर मुझे मेरा टॉवल दो वरना इतनी गालियां दूंगा कि तुम्हारे कानों से खून निकल आएगा। आए बड़ी मेरा टॉवल लेकर भागने वाली। मिश्री अब गुस्से से बोली, मुझे ये बताइए कि आप लड़कियों के साथ जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना दिमाग भी उन लड़कियों के पास छोड़ आते हैं क्या? तारांकन। ध्रुवांश गुस्से से गरजते हुए बोला, खबरदार अगर मेरे सामने फालतू की बकवास की तो। मिश्री तुरंत बोली, वैसे तो मैं किसी के सामने भी कोई बकवास नहीं करती, आपके सामने तो करूंगी क्या? लेकिन फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्योंकि आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये रूम आपका है। अगर मैं आपके वॉशरूम में जाऊंगी तो इसका मतलब भागना कहाँ से हुआ? भागना तो तब होता जब मैं आपके रूम से निकल कर बाहर कहीं जाती, लेकिन मैं तो आपके ही रूम में घूम रही हूँ ना, तो इसमें चोरी जैसा क्या हुआ? और ये जो मैं भाग भी रही हूँ ना, इसकी वजह भी आप है, क्योंकि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर आप एक लड़की से इस तरह से टॉवल खींचेंगी तो उसे तो भागना ही पड़ेगा ना। अब मैं आपकी तरह बेशर्म तो नहीं कि कहीं भी शुरू हो जाऊं, बेशक से फिर वो लाइब्रेरी हो या फिर गाड़ी। उसकी बात पर अब ध्रुवांश के चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा झलकने लगा था, लेकिन अगले ही पल वो सार्कास्टिकली बोला, मतलब तुम मुझ पर नजर रख रही हो? मिश्री तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आप पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। ध्रुवांश जल्दी से बोला, रख तो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है और तुम बस मौका ढूंढ रही हो कि कब तुम्हें मौका मिले और वो लड़कियां जो मेरे पास होती है उनकी जगह तुम खुद मेरे करीब आओ। उसकी इस बात पर मिश्री के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा बिगड़ गए, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे पर नॉक हुआ और बाहर की तरफ से आवाज आई, ध्रुवांश तुम रेडी हो गए क्या? धरा की आवाज सुनकर मिश्री और ध्रुवांश दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मिश्री तुरंत कुछ बोलने लगी, लेकिन ध्रुवांश ने एक बार फिर से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। वो धीमे से बोला, खबरदार अगर आवाज निकाली तो एक काम करो, तुम जाओ वॉशरूम में और जल्दी से अपना ये लहंगा पहनो, वरना अभी तक तो मैंने तुम्हारा टॉवल नहीं खींचा, अब खींच लूंगा और तुम चिल्लाती रह जाओगी लेकिन कुछ कर नहीं पाओगी। उसकी बात पर मिश्री एकदम खामोश हो गई। ध्रुवांश जैसे ही उसके ऊपर से हटा, मिश्री तुरंत अपने कपड़े संभालते हुए सीधा वॉशरूम में भाग गई और ध्रुवांश ने अब जाकर दरवाजा खोला तो उसे सिर्फ इनरव्यू में देखकर धरा मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या है? तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? ध्रुवांश गुस्से से बोला, हाँ वो मेरे रूम में एक छिपकली आ गई थी तो मैं बस उस छिपकली को निकाल रहा था। धरा को उसकी बातों पर हंसी आने लगी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ध्रुवांश किस छिपकली की बात कर रहा है। वो जल्दी से बोली, तुम कब छिपकलियों से परेशान होने लगे? लगता है कोई खास छिपकली थी, अगर इतनी ही खास है तो उसे रूम में रहने दो ना। ध्रुवांश गुस्से से बोला, बिल्कुल भी नहीं, आप जाए यहाँ से, तब तक मैं उस छिपकली को ठिकाने लगाता हूँ। 15 मिनट में मैं नीचे आ जाऊंगा और अब मुझे परेशान मत कीजिएगा। ये बोलकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और वॉशरूम की तरफ घूमा तो वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी मिश्री भी उसे गुस्से से घूर रही थी। अब उसने अपना लहंगा पहन लिया था। वो आगे की तरफ आए, उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल ध्रुवांश के हाथ पर रखा और बोली, आप होंगे कहीं के मगरमच्छ, मैं कोई छिपकली नहीं हूँ।
मिश्री नाम है मेरा, हाँ नहीं तो। ये बोलकर उसने दरवाजा खोला और फिर वहां से चली गई। ध्रुवांश अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वो अब गुस्से से बोला, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मगरमच्छ कहने की? इसको तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन फिर अचानक से रुक गया और डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, फिलहाल तो ये मेहंदी के फंक्शन में यही रहने वाली है ना, तो इतनी जल्दी क्या है? अच्छे से इसे सबक सिखाऊंगा ताकि ये दोबारा ध्रुवांश रावत के सामने अपनी जुबान ना खोल सके। ये बोलते हुए उसके चेहरे के वो डेविल एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा इंटेंस हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ चेरी और दिव्यांश दोनों फार्म हाउस से निकल चुके थे और चेरी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसे यूं परेशान होता हुआ देखकर दिव्यांश ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? चेरी कुछ बोलने को हुई लेकिन फिर अचानक से रुक गई। अगर वो कुछ ऐसा वैसा बोलती तो दिव्यांश को गुस्सा आ सकता था और फिर पता नहीं वो उसे लेकर रावत मेंशन भी जाता या नहीं। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? अगर कुछ बोलना है तो बोलो ना। चेरी अब कुछ सोचते हुए बोली, मुझे स्ट्रॉबेरी से डर लग रहा है एवोकाडो। मेरी उनसे 2 घंटे पहले बात हुई थी और मैंने उन्हें कहा था कि मैं आधे पौने घंटे में आ जाऊंगी, लेकिन मैं अब तक घर नहीं पहुंची हूं और अब तो मेहंदी का फंक्शन भी शुरू हो गया होगा। अब मुझे उनसे डांट पड़ेगी। दिव्यांश ने उसके हाथ को पूरी तरह से खोला और फिर उसके हाथ को हल्का सा सहलाकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरफ किसी को नजर उठाकर देखने भी दूंगा? फिर बेशक से वो तुम्हारी स्ट्रॉबेरी ही क्यों ना हो। उसकी बात पर अब चेरी का गला सूखने लगा। उसी वक्त वो दोनों रावत मेंशन के बैकयार्ड एरिया में पहुंचे। जैसे ही दिव्यांश ने गाड़ी को ब्रेक लगाया, चेरी तुरंत बोली, अब मुझे जल्दी से रेडी होना होगा और आपको पता है अभी तक मैंने अपना मेहंदी आउटफिट भी ट्राई करके नहीं देखा, अगर उस आउटफिट में कोई प्रॉब्लम हुई तो। दिव्यांश ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मॉम ने तुम्हारे लिए जो आउटफिट सिलेक्ट किया था तुम वो नहीं पहनोगी। तुम्हारे रूम में तुम्हारे लिए मेरी पसंद का आउटफिट रखवा दिया है मैंने, तुम उसे पहनना और वो तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसकी बात पर चेरी हैरानी से बोली, आपको कैसे पता कि वो आउटफिट मुझे एकदम परफेक्ट आएगा? आई मीन अगर उसकी फिटिंग। उसका सवाल पूरा होता उससे पहले ही दिव्यांश इंटेंस स्माइल के साथ बोला, तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से को मैंने अपने हाथों से सिर्फ छुआ नहीं है रेड, इन्हें महसूस किया है, तो तुम्हारी फिटिंग मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जाओ और जाकर वो आउटफिट पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। मुझे तुम्हारे हाथों पर लगी हुई मेहंदी देखनी है और मेहंदी में मेरा नाम भी। बेशक से तुम्हारे सीने पर मैं अपने नाम का टैटू बना चुका हूँ, लेकिन मेहंदी भी तो लगनी चाहिए ना। ये बोलकर वो खुद ड्राइविंग सीट से बाहर निकल गया और चेरी अपनी जगह पर बैठी रह गई। वो ऐसे कैसे सबके सामने दिव्यांश का नाम अपने हाथों पर मेहंदी से लिखवा सकती थी? उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और उसने अब दिव्यांश की तरफ देखा जो मेंशन के अंदर की तरफ जा चुका था। दिव्यांश हमेशा उसे किसी न किसी प्रॉब्लम में डाल जाता था और फिर वो बस इधर उधर देखते रह जाती। कुछ देर बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसे जल्दी से रेडी होना है, तो वो भी गाड़ी से बाहर निकली और फिर अंदर की तरफ आई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो रेडी होकर बाहर गार्डन एरिया में आई। दिव्यांश उससे पहले ही वहां पर आ चुका था और उसकी नज़र अब चेरी पर थी। ग्रीन और पिंक कलर के मैचिंग लहंगे में चेरी हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो बाहर आई तो उसकी नज़रें इधर उधर घूमने लगी। वो दिव्यांश को ढूंढ रही थी और तभी पीछे से दिव्यांश आया और उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा तो चेरी एकदम से सहम गई। वो तुरंत दूसरी तरफ घूमी और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं एवोकाडो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश उसके चेहरे पर झुकने लगा। रावत मेंशन। दिव्यांश चेरी के ऊपर झुक रहा था। चेरी के चेहरे पर डर झलकने लगा था। डर उसे दिव्यांश से नहीं लग रहा था, बल्कि इस बात से लग रहा था कि कहीं उन दोनों को कोई देख न ले। और तभी अचानक से वहां पर आवाज गूंजी, दिव्यांश कहाँ थे तुम अब तक? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये बात सुनते हुए चेरी अब तुरंत पीछे की तरफ हट गई। वही निहारिका आगे की तरफ आए और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम हो कि पार्टी में आने के बाद भी किसी और के साथ बिजी हो। ये बोलते हुए उसने एक नज़र चेरी की तरफ देखा। चेरी तुरंत बोली, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। दिव्यांश ने अब निहारिका की तरफ देखा। वही निहारिका उसके बिल्कुल करीब हुई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, कितना तड़पाते हो तुम मुझे अपने लिए दिव्यांश। तुम्हें पता है मैं दोपहर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मेरा तुमसे बात करने का मन था,
एक्चुअली मेरी मेहंदी आउटफिट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मुझे तुमसे जानना था कि मैं क्या पहनूं। लेकिन तुमने तो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें क्या लगता है कि इतनी छोटी छोटी सी बात पर मैं खुद तुम्हारे पास डिजाइनर लेकर आऊंगा क्या? निहारिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। दिव्यांश तुरंत बोला, अगर लगता है तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि मेरी होने वाली वाइफ को मेहंदी के फंक्शन में ड्रेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं जरूर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता, खुद से सारे डिजाइनर लेकर तुम्हारे घर पर पहुंच जाता। लेकिन सॉरी बेबी, मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसकी बात पर अब निहारिका का चेहरा एकदम से खिल गया। वो हंसते हुए बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था दिव्यांश। खैर ये सब छोड़ो, मुझे जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन तो मैंने खुद ही निकाल लिया था। अपनी ड्रेस को थोड़ा ठीक करवा लिया था, पर प्लीज आइंदा से मेरी कॉल इग्नोर मत करना। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें यूं ही डिस्टर्ब नहीं करती। जब कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो ही तुम्हें कॉल करती हूँ, और अगर ऐसे में तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ये बोलते हुए उसने दिव्यांश के गाल पर अपना हाथ रख दिया था। चेरी जो वहां से काफी आगे चली गई थी, वो पलट कर पीछे दिव्यांश की तरफ देख रही थी और पता नहीं क्यों उसे निहारिका का हाथ दिव्यांश के गाल पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज तक उसने कभी ऐसे पॉजिटिव सा फील नहीं किया था, लेकिन अब उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तभी कार्तिक उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी नजरें, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस मिस्टर दिव्यांश रावत पर कुछ ज्यादा ही रहता है? उसकी आवाज सुनकर चेरी एकदम से डर गई थी, लेकिन अब उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखकर अपनी बढ़ती हुई सांसों को नॉर्मल किया और फिर कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक, आई मीन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है चेरी, बार बार नहीं होती। खैर ये सब छोड़ो, मैं नहीं चाहता कि हमारा मेहंदी का फंक्शन स्पॉइल हो, इसलिए इन सब बातों के बारे में हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। आओ अब मेरे साथ चलो और मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगाओ। उसकी बात सुनकर चेरी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए, क्योंकि दिव्यांश ने उसे अपने नाम की मेहंदी लगवाने के लिए कहा था, और अगर गलती से भी वो कार्तिक का नाम अपने हाथों पर लिखवा लेती तो दिव्यांश पक्का उसके हाथों को ही काट कर रख देता। डर से उसका दिमाग घूमने लगा था। वो कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, हाँ हाँ मिस्टर अवस्थी, मुझे अपने हाथों पर मेहंदी लगवानी है, लेकिन मैं लगवा लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। कार्तिक ने तुरंत उसकी कलाई को पकड़ लिया और बोला, लेकिन कब चेरी? एक्चुअली मुझे कुछ ही देर में घर जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे होते हुए अपने हाथों पर मेहंदी लगवा लो, ताकि मैं तुम्हारे हाथों की मेहंदी अच्छे से देख सकूं। कल हमारी हल्दी है और रात को कॉकटेल पार्टी। उसके बाद परसों तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी, और अब मैं सच में वेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अब चलो जल्दी से मेरे साथ। ये बोलते हुए वो उसे सामने स्टेज की तरफ ले गया, जहाँ पर बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे और वहाँ पर मेहंदी लग रही थी। सबको निहारिका और चेरी का ही इंतजार था। धरा और व्योम दोनों एक तरफ खड़े थे। वो धरा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा मेहंदी के बारे में क्या ख्याल है क्राई बेबी? उसकी बात पर धरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, अभी भी आपको मेरे हाथों पर ये मेहंदी लगवानी है? सीरियसली? आपको वो कारीगरी नजर नहीं आती क्या जो हर रात आप मेरे बदन पर करते हैं? इतने बाइट्स के निशान होते हैं, उसके बाद अब इस मेहंदी की गुंजाइश रह गई है क्या? उसकी बात पर व्योम उसके करीब बढ़ते हुए बोला, लेकिन मेहंदी की रात है तो कुछ खास तो होना चाहिए ना, जैसे हमारी मेहंदी पर हुआ था। उसकी बात सुनकर धरा का गला सूखने लगा था। उसे अभी तक याद था कि कैसे व्योम ने टैटू वाली मेहंदी सेलिब्रेट की थी। वो जल्दी से बोली, प्लीज मिस्टर रावत, मुझे माफ कीजिए, मुझे फिलहाल अपनी बॉडी पर कोई भी टैटू बनवाने का मन नहीं कर रहा, तो प्लीज आप खुद को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यहाँ आपके बच्चों की जिंदगी का पूरा रायता फैला हुआ है और आप अपनी ही दही में चीनी डालकर खाने में लगे हुए हैं। कम से कम अपने बच्चों की तरफ देखिए। आपको पता है, मुझे तो ये मिस्टर खुराना पर भी कुछ कुछ शक होने लगा है। व्योम तुरंत बोला, क्यों? अब ऐसा क्या हुआ? धरा जल्दी से बोली, हुआ कुछ नहीं, लेकिन हो बहुत कुछ सकता है, इसलिए हमें रावी को इनसे दूर ही रखना होगा। एक्चुअली दूर रखने की भी बात नहीं है। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता मिस्टर खुराना की उम्र कुछ ज्यादा है? आई मीन रावी से तो काफी ज्यादा है। व्योम तुरंत बोला, इतनी ज्यादा भी नहीं, बस तुम्हारी और मेरी उम्र में जितना फर्क है उसमें बस 1-2 साल और बढ़ा लो। धरा जल्दी से बोली, तो आपको ये ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? मतलब मेरा शक सही है? आप मिस्टर खुराना को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप जानते हैं कि वो रावी के पीछे हैं। व्योम अकेला मुस्कुराया और बोला, कोई इंसान मेरी प्रिंसेस को घर पर ड्रॉप करे और मुझे पता ना चले, ऐसा हो सकता है क्या?
धरा जल्दी से बोली, ड्रॉप तो उन्होंने आज किया लेकिन उससे पहले। व्योम उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्कुरा कर बोला, तुम सिर्फ मुझ पर फोकस करो क्राई बेबी, तुम्हारे लिए ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर मुझे तुम्हारा ध्यान लोगों पर नजर आएगा तो फिर तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे जो मैं नहीं चाहता। फिलहाल तुम देखो। यू नो वॉट आई मीन। ये बोलते हुए अब उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया था और जैसे ही उसने उसकी कमर को हल्का सा दबाया धरा के होठों से आह निकल गई। व्योम का तो छूना ही उसके बदन में एक अलग ही झंझनाहट सी पैदा कर देता था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश की नजरें मिश्री को ढूंढ रही थी, उसे मिश्री से बदला लेना था। उसने उसे मगरमच्छ कहा था। तभी उसे सामने मिश्री नजर आई जो वहीं सोफे पर बैठकर अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर बेहद खुशी झलक रही थी लेकिन वो मेहंदी अपनी मर्जी से नहीं लगवा रही थी बल्कि धरा उसे वहां पर बिठाकर गई थी और मेहंदी वाली को बोलकर गई थी कि मिश्री को बहुत अच्छी वाली मेहंदी लगनी है और मिश्री को भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता था और यहाँ पर तो उसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ये सोचकर उसने तो अपनी पूरी कलाइयों को मेहंदी से भरने का बोल दिया था। अब जब मिश्री के हाथ पूरी तरह मेहंदी से भर गए तो वो अपनी जगह से उठी और मेहंदी वाली की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच। पहली बार मेरे हाथों पर इतनी ज़्यादा मेहंदी लगी है। आपको पता है अगर ये मैं बाजार से लगवाती तो पता नहीं कितने हजारों रुपए लग जाते, लेकिन यहाँ पर तो मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा। ये बोलते हुए वो हंस रही थी और उसकी ये बात सुनकर सामने की तरह खड़ा ध्रुवांश गुस्से से लाल पीला होने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोला, हाँ फ्री में तो तुम कुछ भी करवाओगी ब्लडी गोल्ड डिगर, पैसों के लिए तो तुम्हारी जान निकलती है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मिश्री पर ही थी जो अब वहां से सामने की तरफ जा रही थी जहां पर ड्रिंक काउंटर वगैरह थे। उसे पानी की प्यास लगी थी लेकिन बीच रास्ते में ही मिश्री की कलाई किसी ने कसकर पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घुमाया। मिश्री की हल्की सी आह निकल गई। उसे अपनी कलाई पर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और ऊपर से उसका मेहंदी का डिज़ाइन भी खराब हो गया था। वो गुस्से से ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? आपकी वजह से मेरी सारी मेहंदी खराब हो गई। ध्रुवांश सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए बोला, मेहंदी या फिर फ्री की मेहंदी? कितनी नीच लड़की हो ना तुम। आई मीन घटिया हरकतें भी करती हो तो सामने से एक्सेप्ट कर लेती हो कि हाँ तुम घटिया हरकतें कर रही हो। कितनी शर्म की बात है ना। ना यहाँ पर कोई तुम्हें जानता है और ना ही तुम हमारी कोई रिलेटिव जो तुम इतनी लग्जरियस मेहंदी के इवेंट को अटेंड करो, लेकिन तुम तो यहाँ पर ना सिर्फ फ्री का खाना पीना खा रही हो बल्कि फ्री में मेहंदी भी लगवा रही हो। अगर मैं तुम्हें फ्री में कुछ और दूं तो तुम वो भी ले लोगी क्या? यू नो वॉट आई मीन। अगर कहो तो ऊपर रूम में चले क्या? वैसे तो मुझे तुम में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन अगर फ्री में है तो नो इश्यूज़। उसकी बातें सुनते हुए मिश्री को उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा था। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और उन्हें ध्रुवांश के चेहरे पर रख दिया और अपनी हाथों की सारी मेहंदी को ध्रुवांश के चेहरे पर अच्छे से रगड़ने लगी। ध्रुवांश के होश उड़ गए। रावत मेंशन। मिश्री ने अपने हाथों पर लगी हुई सारी मेहंदी ध्रुवांश के चेहरे पर रगड़ दी थी, जिसकी वजह से ध्रुवांश का चेहरा बिल्कुल हरा और लाल होता जा रहा था और मेहंदी का तो जो रंग उसके चेहरे पर चढ़ रहा था वो तो चढ़ ही रहा था लेकिन जो गुस्से का रंग था वो भी गहरा होता जा रहा था। मिश्री ने अब अपने हाथों को उसके चेहरे से हटाया और बोली, ये लीजिए आपकी फ्री की मेहंदी, अब आप अपने पास ही रखिए। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये फ्री की मेहंदी। 2 हाथों पर मेहंदी क्या लगवा ली, आपकी तो जान निकलने लगी। मैंने तो सुना था कि रावत मेंशन में रहने वाले लोग बहुत दिलदार हैं। सच में सब लोग दिलदार हैं सिर्फ आपको छोड़कर। आप एक नंबर के कंजूस और चमगादड़ टाइप के इंसान हैं। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश गुस्से से नाक फूलाते हुए बोला, क्या कहा तुमने मुझे? चमगादड़? मिश्री तुरंत बोली, हाँ चमगादड़ कहा क्योंकि आप चमगादड़ की तरह एकदम चिपक गए मुझसे जो मैं चाहकर भी हटा नहीं पा रही हूँ। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आपका जो बार बार आप मुझसे उलझने के लिए चले आते हैं? इतनी लड़कियां हैं आपकी जिंदगी में, किसी एक को भी पकड़िए और बेशक से उसे बाजे की तरह बजाते रहिए लेकिन आपको बार बार मैं ही क्यों नजर आती हूँ? या फिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब है कि मैं बार बार आपसे उलझने के लिए आपके पास चली आती हूँ? पता नहीं क्यों मैं आपके रूम में गई, मुझे क्या पता था कि वो आपका रूम है। ना मैं आपके रूम में जाती और ना ही शाम को इतना सब कुछ होता और अब अच्छी भली मेहंदी लगवाई थी मैंने अपने हाथों पर, लेकिन नहीं, आपको मेरे हाथों की मेहंदी कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। सब खराब कर दिया आपने। जिंदगी में पहली बार इतने अच्छे डिजाइन्स लगवाए थे, वो भी आपको हजम नहीं हुई। ध्रुवांश गुस्से से बोला, तुम जानती भी हो तुमने अभी अभी क्या किया है? मिश्री तुरंत बोली, क्या किया है?
ध्रुवांश एक बार फिर बेहद सख्त आवाज में बोला, मेरा चेहरा देखो। उसकी बात पर मिश्री ने उसके चेहरे को गौर से देखा और अब जाकर उसे अपनी हरकत समझ आई। अब तक तो वो यूं ही बोले जा रही थी, बड़बड़ाए जा रही थी, पता नहीं उसने क्या क्या हरकत कर दी, लेकिन अब उसके खुद के होश उड़े हुए थे। वो तुरंत बोली, आपके चेहरे पर ये मेहंदी कैसे लग गई? उसकी बात सुनकर ध्रुवांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम्हें नहीं पता मेरे चेहरे पर ये मेहंदी कैसे लगी? मिश्री ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाया, बोली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तेहु लोक उजागर। ये बोलकर उसने तुरंत अपना लहंगा उठाया और वहां से गायब हो गई। ध्रुवांश, जिसका चेहरा अभी भी मेहंदी से भरा हुआ था, वो बस अपनी जगह पर खड़ा रह गया और अब वो इधर उधर अपनी नज़र घुमाते हुए मिश्री को ढूंढ रहा था। तभी एक वेटर वहां पर आया और ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोला, अबे तुम कौन हो और यहाँ पर अंदर कैसे आए? चलो निकलो यहाँ से, कहीं से भी मुंह उठाकर चले जाते हैं। रावत मेंशन है, ये तुम्हारे बाप का कोई बगीचा नहीं जहाँ तुम घूमने चले आ रहे हो। चलो निकलो बाहर, वरना अभी मैं मालिकों को शिकायत करूंगा। उसकी बात सुनते हुए ध्रुवांश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उससे इस तरह की बात करने की। उसने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली और फिर अगले ही पल उस वेटर की ट्रे में रखा हुआ नैपकिन उठाया और उससे अपनी मेहंदी साफ करने लगा। लोगों के हाथों पर मेहंदी लगती थी, लेकिन उसके चेहरे पर मेहंदी लगी हुई थी और जैसे ही उसने अपनी मेहंदी साफ की, उस वेटर के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। वो भी अब तुरंत वहां से भाग गया। ध्रुवांश गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, कहाँ जाओगी तुम भागकर? हाँ, कहाँ जाओगी? मेरी इजाजत के बिना अब तुम इस रावत मेंशन से तो कहीं नहीं जा पाओगी, और इस रावत मेंशन में तुम जहां मर्जी छुपने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और फिर बाहर हेड गार्ड को कॉल किया। जैसे ही हेड गार्ड ने कॉल उठाया, ध्रुवांश ने उसे मिश्री का हुलिया बताया और साफ साफ बोल दिया कि मिश्री रावत मेंशन से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वो बाहर गई तो वो हेड गार्ड कहाँ जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ मिश्री व्योम और धरा के पास आए और आकर धरा के पीछे छुप गई। व्योम उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें अपनी बीवी का ध्यान रखने की जॉब दी है, अपनी बीवी को टच करने की नहीं। मिश्री जल्दी से बोली, मैं उन्हें टच नहीं कर रही हूँ बल्कि उनके पीछे छुप रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके पीछे नहीं छुपी तो आपका जो चमगादड़ बेटा है ना, वो मुझे खा जाएगा। धरा के होश उड़ गए। भला व्योम के सामने कोई जुबान चलाए, इस पर धरा के होश ना उड़े? ऐसा हो भी कैसे सकता था? वही व्योम की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो मिश्री को घूरते हुए बोला, तो मेरे सामने मेरे बेटे को चमगादड़ बोल रही हो? मिश्री तुरंत बोली, चमगादड़ को चमगादड़ नहीं तो और क्या, चमगादड़नी बोलूंगी। आपको एक बात बताऊं, मैंने ना रावत फैमिली के बारे में बहुत सुन रखा है। सच में बहुत सुन रखा है कि यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे, लेकिन आपका बेटा, अगर मैं उसकी हरकतें आपको बताने बैठूंगी ना तो आप अगले ही दिन उसे बेदखल कर देंगे। कॉलेज में एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसके साथ आपका लड़का कभी दिखाई ना दिया हो, और आज तो मैंने उन्हें खुद साक्षात लाइब्रेरी में किसी लड़की के साथ। छी छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। देखिएगा जिस तरह की हरकतें आपके बेटे की है ना, आप भूल जाए कि वो कभी अपनी क्लास में पास भी होंगे। जब देखो वो बस एक ही हरकत करते हुए नजर आते हैं, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में और कभी गाड़ी में। बाकी लड़कियों को तो वो मुफ्त में पता नहीं क्या क्या बांटते फिर रहे हैं, और मैंने मेहंदी लगा ली तो उन्हें 10 लग गए। उसकी बातें सुनते हुए व्योम के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे और धरा उसे ऐसे देख रही थी जैसे मन ही मन कह रही हो कि चुप हो जा बहन, क्यों तू अपने साथ साथ मेरी वॉट भी लगवाने पर तुली है। व्योम ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले और मिश्री की तरफ देखते हुए बोला, तो मतलब तुम कहना चाहती हो कि मेरा बेटा एक नंबर का कैरेक्टरलेस इंसान है? मिश्री कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आप यही समझ लीजिए। धरा ने उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। व्योम अब हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम मेरी बीवी की केयरटेकर के साथ साथ उसका कैरेक्टर ठीक करने पर भी थोड़ा ध्यान दो ना। अगर तुमने उसे ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें फाइनेंशियली और भी ज्यादा सपोर्ट कर सकता हूँ। मिश्री तुरंत बोली, एक पल के लिए देश की सरकार सुधर सकती है सर, लेकिन आपका बेटा नहीं सुधर सकता, और मैं तो उसे बिल्कुल सुधार नहीं सकती। मैं तो खुद उनसे डरती फिर रही हूँ। व्योम झट से बोला, तुम उसे क्यों नहीं सुधार सकती? अगर चाहो तो तुम सब कुछ कर सकती हो। मैंने सुना है जब बिगड़े हुए लड़कों की शादी हो जाती है तो उनकी बीवियां उन्हें अच्छे से सुधार देती हैं। तुम भी सोचो ना जरा, क्या पता तुम भी उसे सुधारने में कामयाब हो जाओ।
उसकी बात सुनकर मिश्री उसकी तरफ देखती रह गई। वही धरा के होश भी उड़े हुए थे। व्योम और ध्रुवांश की शादी की बात करें, और वो भी इस तरह से, ये उसके लिए इम्पॉसिबल चीजों में से एक थी। वही मिश्री को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। वो तुरंत बोली, आपने कुछ कहा क्या? व्योम मुस्कुराकर बोला, तो फिर बताओ कब तुम मेरे बेटे की बीवी बनकर उसे सुधारने वाली हो? मिश्री की सांसें अब हलक में अटकने लगी। उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे लग रहा है, मुझे पानी की भूख लगी है। मैं अभी पानी खाकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ गई। वही उसकी हालत देखकर व्योम के चेहरे पर अब डेविल स्माइल आ गई थी। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब आप क्या बोल रहे थे मिस्टर रावत? मुझे नहीं लगता आपको मिश्री के साथ इस तरह का मजाक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही व्योम एकदम डेविल वॉइस में बोला, मजाक? और व्योम रावत, सीरियसली आज तक मैंने कोई मजाक किया है क्या क्राई बेबी, जो तुम्हें लग रहा है कि मैं अब मजाक करूंगा? धरा हैरानी से बोली, मतलब आप सीरियस है? आप चाहते हैं कि मिश्री और ध्रुवांश की शादी हो? व्योम ने तुरंत पूछा, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? धरा ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं मैं तो खुद चाहती हूँ, लेकिन आपके भी ये इरादे होंगे, इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। पर आपको नहीं लगता अभी उन दोनों की उम्र काफी कम है? इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही व्योम बिल्कुल उसके करीब हुआ और बोला, उम्र का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे बिगड़े हुए बेटे का बॉडी काउंट बढ़ता जा रहा है। अगर उसे कंट्रोल करना है तो आई गेस तुम्हें इस शादी के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। उसकी बात पर धरा का मुंह खुला का खुला रह गया और अब व्योम वहां से दूसरी तरफ चला गया। वहीं निहारिका और चेरी दोनों ही सोफे पर बैठी थी और उनके हाथों पर मेहंदी लग रही थी। चेरी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे टेंशन हो रही थी कि अगर उसके हाथों पर कार्तिक का नाम लिखा जाएगा तो दिव्यांश हद से ज्यादा भड़क जाएगा, और अगर गुस्से में उसने कुछ बोल दिया या फिर कुछ कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी वो कार्तिक का नाम अपने हाथों पर लिखवाना नहीं चाहती थी, लेकिन कार्तिक उसके सामने ही खड़ा था तो वो मेहंदी वाली को रोक भी नहीं पा रही थी। तभी मेहंदी वाली चेरी की तरफ देखते हुए बोली, आपके होने वाले हस्बैंड का नाम? मेहंदी वाली का सवाल सुनकर चेरी के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही कार्तिक बोला, कार्तिक? कार्तिक नाम लिखिए आप, और हाँ, साथ में हॉट शेप भी बनाइएगा, अच्छी लगेगी। ये बोलते हुए वो चेरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। चेरी भी फीका सा मुस्कुराए और तभी उसकी नज़र दिव्यांश पर गई, जो अभी अभी वहां पर आकर खड़ा हुआ था और उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे। उसकी लुक्स देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन इतना तो चेरी भी जानती थी कि उसके हाथों पर किसी और का नाम देखकर उसका गुस्सा बहुत बुरी तरह से फटेगा। लेकिन तभी उसकी उम्मीद के बिल्कुल ऑपोजिट दिव्यांश चेरी के करीब आया और फिर उसके हाथों की तरफ देखते हुए बोला, ब्यूटीफुल, तुम्हारे हाथों की मेहंदी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी है चेरी, पर मिस्टर अवस्थी का नाम, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यू नो वॉट, मैंने सुना है कि अगर लड़कियों के हाथ पर मेहंदी का रंग अच्छा आता है तो मतलब उनके हस्बैंड उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इज इट ट्रू? उसके सवाल पर चेरी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। रावत मेंशन। चेरी हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रही थी, जो चेरी के हाथों पर कार्तिक के नाम की मेहंदी रचाने की बात कर रहा था। वही उसकी बात सुनकर कार्तिक तुरंत बोला, क्यों नहीं आएगा, चेरी के हाथों पर मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। बेशक से ये एक अरेंज मैरिज है, लेकिन मुझे तो चेरी को देखते ही पहली नज़र का प्यार हो गया था, तो मेहंदी का रंग आना तो बनता है। उसकी बात सुनते हुए दिव्यांश की मुठ्ठियां कस गई थी और चेरी ये बात बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी, लेकिन उसने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। वही निहारिका अब अपनी जगह से उठी और दिव्यांश के पास आकर बोली, बेबी ये देखो मेरे हाथों की मेहंदी कितनी अच्छी लगी है, और मुझे पता है मेरे हाथों पर भी बहुत ज्यादा रंग आएगा, क्योंकि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, सबसे ज्यादा प्यार तुम मुझसे ही तो करते हो, तभी तो तुम मुझसे शादी भी कर रहे हो। ये बोलते हुए उसने एक नज़र चेरी की तरफ भी देखा, जैसे उसे चिढ़ा रही हो, लेकिन चेरी ने उसे कोई रिस्पांस नहीं दिया। दिव्यांश उसके हाथों की तरफ देखते हुए बोला, ऑब्वियसली जिसे मैं प्यार करता हूँ उसके हाथों पर मेहंदी का रंग ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी इस बात पर चेरी का दिल और भी ज्यादा जोरों से धड़कने लगा था। उसे दिव्यांश की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। दिव्यांश की बातें उसे पजल कर रही थी। वो निहारिका की तरफ देखते हुए बोला, मैं चलता हूँ, एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कॉल करनी है, तो आई हैव टू लीव। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद निहारिका भी वहां से चली गई। अब वो अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें अपनी मेहंदी दिखा रही थी।
कुछ ही देर में वो भी रावत मेंशन से निकलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक चेरी के पास बैठा था। उसके हाथों की तरफ देखते हुए बोला, मन तो बहुत कर रहा है कि सुबह तक यूं ही तुम्हारे पास बैठा रहूं, लेकिन मुझे भी फिलहाल यहाँ से जाना होगा चेरी, लेकिन बस अब एक दिन और उसके बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। सीरियसली आई जस्ट कांट वेट। मन तो कर रहा तुम्हारे इन हाथों को चूम लूं, लेकिन मेहंदी का ये कड़वा टेस्ट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कल मैं तुम्हारे इन हाथों को बहुत प्यार से चूमने वाला हूँ। उसकी बातें सुनते हुए चेरी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वो धीमे से बोली, मुझे लगता है मुझे भी अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं भी बस जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चेरी के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुकने लगा, लेकिन तभी चेरी का फ़ोन बजने लगा तो उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। कार्तिक तुरंत बोला, मैं रिसीव करके दूं क्या? चेरी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं मैं बाद में कर लूंगी। कार्तिक एक बार फिर से मुस्कुराया और फिर उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। चेरी ने राहत की एक सांस ली। अगर गलती से भी कार्तिक उसे किस कर लेता और ये चीज़ दिव्यांश देख लेता तो तूफान आ जाता। अब उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जो अब तक तो बज रहा था, लेकिन अब कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। चेरी ने अपने हाथों की तरफ देखा। हाथों पर लगी हुई मेहंदी लगभग से सूख चुकी थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और फिर उस नंबर पर कॉल करने लगी तो अब उस नंबर पर कॉल गया ही नहीं। चेरी के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। अगर दिव्यांश का नंबर होता तो फिर वो फिर भी सोचती कि कार्तिक उसे किस न करे, इसीलिए दिव्यांश ने उसे कॉल किया, लेकिन वो नंबर भी दिव्यांश का नहीं था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, कितना तड़पाओगी रेड, जल्दी से रूम में आओ ना, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर चेरी को याद आया कि उसने तो ना खुद खाना खाया और ना ही उसने दिव्यांश को खाना खाते हुए देखा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना लहंगा संभालते हुए अंदर की तरफ आ गई। वहीं दूसरी तरफ रावी अब सोफे पर आकर बैठ गई थी और अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने लगी थी। तभी अभिमन्यु वहां पर आया और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसे वहां पर देखकर रावी का गला सूखने लगा था। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाते हुए इधर उधर देखना शुरू किया। उसकी नज़रें धरा को ढूंढ रही थी। जब उसे धरा सामने ही नजर आई तो उसने जल्दी से अभिमन्यु को नीचे की तरफ झुकने का इशारा किया तो अभिमन्यु नीचे की तरफ झुका। रावी उसके कान में बोली, मरवाओगे क्या आप मुझे? आपको पता है मेरी मॉम बिल्कुल सामने ही खड़ी है, अगर उन्होंने आपको मेरे साथ देख लिया ना वो मेरी चटनी बना देगी। अभिमन्यु उसकी बात पर मुस्कुराया और फिर उसके कान के पास आकर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, और उस चटनी को मैं अपनी टंग से अच्छे से लिक करूंगा। ये बोलते हुए जब उसने अपनी जीभ को बाहर निकाला और फिर ऊपर की तरफ वेव किया तो रावी के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु उसके तन बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी था, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी और अब अभिमन्यु बिल्कुल उसके साथ ही बैठ गया। एक पल के लिए तो रावी की हार्टबीट स्किप हो गई थी। अब उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। वो तुरंत वहाँ से उठने लगी तो मेहंदी वाली जल्दी से बोली, क्या कर रही है आप मैडम, प्लीज़ अच्छे से मेहंदी लगवा लीजिए ना, अगर आपके हाथों पर अच्छे से मेहंदी नहीं लगेगी तो हमें आपकी मोम से डांट पड़ेगी। रावी जल्दी से बोली, और अगर मैं यहाँ पर बैठ रही तो मेरी मॉम मुझे कच्चा चबा जाएगी। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, लेकिन मेरे मामले में पता नहीं उन्हें क्या ही हो जाता है। और एक ये आदमी है जो पता नहीं क्यों मेरे पीछे चुड़ैल बनकर पड़ा है। इतना तो कोई चुड़ैल भी किसी के पीछे नहीं पड़ती होगी जितना ये आदमी मेरे पीछे पड़ा है। एक नंबर का चुड़ैल आदमी है, चुड़ैल आदमी। जैसे ही उसने कहा, अभिमन्यु अब उस मेहंदी वाली की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला, आपको मेहंदी कंप्लीट करने के बाद इनके हाथ पर नाम भी लिखना होगा ना? वो मेहंदी वाली जल्दी से बोली, लेकिन इनकी तो शादी नहीं है। अभिमन्यु तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो क्या हुआ? जरूरी तो नहीं उसी लड़की के हाथों पर नाम लिखा जाए जिसकी शादी होने वाली है। जिसे उसका होने वाला पति मिल गया हो, उसका नाम लिखने में क्या हर्ज, इसलिए आप इनके हाथ पर नाम लिखिएगा। अभिमन्यु खुराना। उसकी बात सुनते हुए रावी के होश उड़े हुए थे। वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। जैसे ही वो होश में आए, वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिएगा, मुझे नहीं लिखवाना देवल खुराना का नाम अपने हाथ पर। जैसे ही उसने कहा, वो मेहंदी वाली जल्दी से बोली, लेकिन अब तो मैंने लिख दिया मैडम, ये देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। ये बोलते हो उसने रावी को उसका हाथ दिखाया तो रावी अब और भी ज़्यादा हैरान परेशान हो गई। वो जल्दी से बोली, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। वो मेहंदी वाली एक बार फिर से बोली,
लेकिन फ़ायदा तो नहीं है ना मैडम, क्योंकि अब तक तो मेहंदी का रंग आपके हाथ पर आ गया होगा। रावी अब गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और अभिमन्यु तिरछा मुस्कुराकर बोला, अगर गलती से भी तुमने इस नाम को हटाने की कोशिश की ना मिस वाइन, तो अगली बार मैं अपना नाम तुम्हारे हाथ पर मेहंदी से नहीं बल्कि टैटू गन से लिखूंगा, और वो भी खुद। नाउ जस्ट गो एंड स्लीप वेल, खाना तो तुम खा ही चुकी हो। उसकी बात सुनते हुए रावी अपना सूखता हुआ गला तर कर रही थी। खाना तो वो खा चुकी थी, लेकिन अब उसे प्यास लग रही थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, जूस पियोगी? रावी बदबदाते हुए बोली, आप चुड़ैल की तरह मेरा खून पी रहे हैं और खुद मुझे जूस उसका ऑफर कर रहे हैं। अभिमन्यु उसकी बात पर मुस्कुराया और अगले ही पल उसने एक वेटर को इशारे से अपने पास बुलाया और फिर से जूस उठाकर रावी के होठों की तरफ बढ़ा दिया। रावी तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उसके पेट पर रखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल अब उसने जूस के गिलास को अपने होठों से लगा लिया था और जूस पीने लगी थी। अभिमन्यु डेविल स्माइल के साथ बोला, गुड गर्ल। ये बोलकर उसने तब तक वो जूस का गिलास रावी के होठों से लगाए रखा जब तक वो जूस फिनिश नहीं हो गया, और अब रावी मुंह बनाते हुए वहां से जा चुकी थी। अभिमन्यु अपनी डेविल नजरों से उसे जाते हुए देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आएगा मिस वाइन, वो टाइम भी आएगा जब मैं सच में अपना नाम तुम्हारे हाथों पर मेहंदी से नहीं टैटू गन से ही लिखूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे के वो डेविल एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डार्क हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ मिश्री ड्रिंक काउंटर पर खड़ी थी और जूस पी रही थी। व्योम की बातें सुनकर लगभग से सदमे में चली गई थी। ध्रुवांश की बातों ने तो उसका दिमाग ब्लैक किया ही था, लेकिन व्योम की बातों ने तो उसके दिमाग के पूरे फ्यूज उड़ा दिए थे। तभी ध्रुवांश उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह से क्लीन हो गया था। मिश्री उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, मेहंदी से आपका चेहरा और भी ज्यादा चमक उठा। मुझे तो लगता है आपको बाकी सारे फेस पैक छोड़कर मेहंदी का फेस पैक लगाना शुरू कर देना चाहिए। आप सच में और भी ज्यादा हैंडसम हो गए। ध्रुवांश उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, सीरियसली? मिश्री अपना सूखता हुआ गला तर करके बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मैं पक्का आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। उसकी बात पर ध्रुवांश अपने दांत पीसते हुए बोला, ध्रुवांश रावत की लाइफ में माफी जैसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी बात पर मिश्री की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो एक बार फिर से बोली, तो अब आप क्या करने का सोच रहे हैं? देखिए, माफी मांगने के अलावा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास में टोटल 37 रुपए है, अगर आप चाहे तो वो भी मैं आपको दे दूं, तो प्लीज ले देकर मामला रफा दफा कीजिए ना। ध्रुवांश उसे डेविल नजरों से देखते हुए बोला, तुमने मुझे मगरमच्छ नाम दिया था ना, तुम जानती हो मगरमच्छ क्या करता है? मिश्री कांपती हुई आवाज में बोली, पानी में तैरता है, और कौन सा वो जूडो कराटे खेलता है? ध्रुवांश मुस्कुराकर बोला, नहीं, जूडो कराटे तो वो नहीं खेलता, लेकिन कच्चा जरूर चबा जाता है। मिश्री मसूरियत से बोली, अब आप मुझे कच्चा चबाएंगे? छी छी, मंगलवार के दिन कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप। ध्रुवांश अब उसके चेहरे पर झुका और बोला, रूम में चलो, वहां पर गंदी बातें नहीं, गंदी हरकतें भी कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसने मिश्री की पीठ पर अपना हाथ रखा तो मिश्री की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई।